नमस्कार, मैं प्रीति चतुर्वेदी आज आपको व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल की अवस्थाओं के विषय में जानकारी दूंगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्र को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। आज हम व्यापार चक्र के फेसेस कौन कौन से हैं, किन किन अवस्थाओं में से होकर के एक व्यापार चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है, इसको हम देखेंगे। हम ये जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं होती, उसमें निरंतर विकास का क्रम चलता रहता है। किंतु ये जो विकास होता है, ये कभी भी एक गति से नहीं होता, क्योंकि आर्थिक शक्तियां समय समय पर साम्यावस्था में नहीं रहती, बल्कि उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के विकास की एक आवश्यक प्रक्रिया है। व्यापार चक्रों में तेजी और मंदी के नियमित आवर्ती दौर चलते रहते हैं और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री इसी प्रक्रिया को व्यापार चक्र का नाम देते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था स्मूथ गति से नहीं चलती है, कभी तेजी देखने को मिलेगी तो कभी मंदी का वातावरण देखने के लिए मिलेगा। व्यापार चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं से होकर के व्यापार चक्र को निकलना पड़ता है, ये आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं। तो व्यापार चक्र की मुख्य अवस्थाएं हैं, इनमें से पहली अवस्था है पुनरुत्थान की अवस्था, जिसको कहा जाता है फेस ऑफ रिकवरी। जब अर्थव्यवस्था मंदी की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रियाएं प्राय निष्प्राण हो जाती हैं। आशा की एक नई किरण से आंतरिक और बाह्य प्रारंभिक शक्तियां जब अर्थव्यवस्था में पुनः जान फूंकती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि शुरू होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के गर्त में पहुंच जाती है, उस समय पर कोई एक बिग पुश के रूप में सरकार के द्वारा जब बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में दोबारा से वृद्धि शुरू होती है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार में वृद्धि होने लगती है। तो इस अवस्था को हम पुनरुत्थान की अवस्था मानते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में एक दोबारा से आशावादी वातावरण का संचार होने लगता है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भविष्य के प्रति एक आशावादी नजरिया हमको दिखाई देने लग जाता है। पुनरुत्थान की अवस्था के बाद दूसरी स्थिति आती है पूर्ण रोजगार की अवस्था, जिसे कि फेस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। पूर्ण रोजगार की अवस्था को व्यापार चक्र की सर्वोत्तम और आदर्श अवस्था माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी अवस्था आ जाए अर्थव्यवस्था में जबकि बेरोजगारी ना हो, भुखमरी ना हो, तो ये निश्चित रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी और आदर्श व्यवस्था होगी। यह अवस्था पुनरुत्थान की चरम सीमा या अवरोध की अंतिम सीमा पर आती है। इस अवस्था में उत्पादन के सभी साधन को काम मिल जाता है, प्रत्येक काम चाहने वाले को उपयुक्त रोजगार मिल जाता है, यानी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था हमको दिखाई देने लगती है, बेरोजगारी हमको दिखाई नहीं देती। यह अवस्था उत्पादन, आय, रोजगार तथा आर्थिक क्रियाओं की एक सर्वोत्तम अवस्था कही जा सकती है। और पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद जो व्यापार चक्र का फेस आता है वो है समृद्धि अथवा तेजी की अवस्था, जिसको कि फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया जाता है। समृद्धि जैसा नाम से स्पष्ट है, हम सब जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था में आ चुकी है तो समृद्धि या तेजी की अवस्था पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद उच्च आशाओं और प्रत्याशाओं की अवस्था मानी जाती है। यानी
सब तरफ एक अर्थव्यवस्था में चारों तरफ आशावादी वातावरण है, जहां देखो हर जना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे दिखाई देता है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था की हर दिशा में आर्थिक क्रियाएं एक बढ़ने की प्रवृत्ति हमको दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में विनियोग, उत्पादन, लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बैंकों में ऋण लेने की एक अंधाधुंध होड़ मच जाती है, अर्थात हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे भी ऋण मिल जाए, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं, मैं भी लाभ कमाऊं। व्यापारी वर्ग में अत्यधिक ऊंचे लाभ की आशा और भविष्य के प्रति एक लापरवाही का वातावरण छा जाता है। मतलब लोग ये सोच करके इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमको प्रॉफिट ही होगा। वो लॉस की दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर पाते। इस अवस्था में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ एक आशावादी वातावरण है, लोग सट्टा लगाने लगते हैं और उससे बहुत लाभ कमाने लग जाते हैं। इस अवस्था में कुल मिलाकर विनियोग, उत्पादन, कीमतें, लाभ असाधारण ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। पीक पे पहुंच जाती है अर्थव्यवस्था। लोग सोचने लगते हैं अब हमको लाभ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा। और इससे, इस अवस्था से जो दूसरी अवस्था सामने आती है, उसको नाम दिया गया है अभिवृद्धि अथवा समृद्धि का शिखर। पिछली को हमने नाम दिया था समृद्धि या तेजी की अवस्था, और इससे जो निकल के नेक्स्ट स्टेज आ रही है उसको हम नाम देते हैं बूम का, अभिवृद्धि का, समृद्धि का शिखर। यानी जब अर्थव्यवस्था अपने आशावादी वातावरण के पीक पर पहुंच गई है, जबकि चारों तरफ एक कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमको हानि होगी। जब समृद्धि की अवस्था में अत्यधिक रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विस्तार की प्रक्रिया संचयी और आत्मनिर्भर होकर अर्थव्यवस्था को उत्पादन, मूल्यों, लाभों के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देती है। यानी पीक का पॉइंट आ जाता है और इसे ही बूम या अभिवृद्धि की अवस्था कहा जाता है। ये व्यापारिक लाभों की चरम सीमा होती है, यानी इसके बाद अब लाभ नहीं होंगे, मैक्सिमम लाभ की स्टेज आ चुकी होती है। और ये समृद्धि अवस्था के अंत तथा अवरोध के प्रारंभ का लक्षण है। यानी पीक के बाद में डाउनफॉल का आना निश्चित है, क्योंकि अब लोग लापरवाह हो गए हैं। वो जो सप्लाई दे रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें उनको डिमांड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। वो ये भूल जाते हैं कि हमको डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन को बनाए रखना है। और इसी के कारण ये जो समृद्धि या बूम की अवस्था है, इसके बाद आता है अवरोध की अवस्था, जिसे नाम दिया जाता है फेसेस ऑफ रिसेशन। जब अभिवृद्धि का आशावाद निराशावाद में परिणत होता है, तब श्रम और कच्चे माल की दुर्लभता, पूंजी का अभाव, ऊंची ब्याज दरें लागतों को बढ़ाने लगती हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं था प्रोड्यूसर्स का, उत्पादक का, कि कितना लागतें बढ़ रही हैं। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में भविष्य के प्रति आशा के बीच एक निराशा का संचार होने लगता है। जहां लाभ हो रहे थे वहां पर वो लाभ अब खत्म होने लग जाते हैं। कीमतें और मजदूरी दरें और लागतें घटने लगती हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि आय, रोजगार, उत्पादन तथा विनियोग घटने लग जाते हैं और व्यवसाय में एक शिथिलता का वातावरण आ जाता है। लोगों की जो आशा थी, जो लाभों के प्रति आकर्षित हो रहे थे, वो आकर्षण अब प्राय धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और इससे निकलती है नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था। अवरोध के अंत में अर्थव्यवस्था एक बार पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था में आती है, और इसके बाद अवरोध
के बाद जब पूर्ण रोजगार की अवस्था में आती हैं, उसके बाद का जो फेस है वो आता है मंदी या अवसाद की अवस्था, जिसे फेस ऑफ डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। फेस ऑफ डिप्रेशन यानी अब हमारा आशावादी वातावरण एक मोड़ ले चुका है निराशावाद की तरफ, हमारे लाभ मोड़ ले चुके हैं हानि की तरफ। यानी मंदी या अवसाद की अवस्था का अभिप्राय है कि जब अर्थव्यवस्था में अवरोध की प्रक्रिया पूर्ण रोजगार के नीचे की ओर बढ़ती है तो ये मंदी या अवसाद की अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में आय, मांग, उत्पादन, रोजगार, इन्वेस्टमेंट सभी चीजों में भारी गिरावट आना शुरू हो जाता है और अर्थव्यवस्था में चारों तरफ एक एक मंदी का वातावरण, जिसमें नीची कीमतें, बेकारी, भूखमरी, निराशावाद का साम्राज्य होने लगता है। मजदूरी, लाभांश और ब्याज की दरें नीचे गिरने लग जाती हैं और ये वो अवस्था आ जाती है जबकि सरकार को आगे आना पड़ता है पुनरुत्थान और राहत के कदम उठाने की। और अंतिम अवस्था है व्यापार चक्र की, जिसे नाम दिया जाता है व्यापार चक्र का निम्नतम बिंदु या बॉटम। बूम के ठीक विपरीत है ये अवस्था। बूम में जहां अर्थव्यवस्था पीक पर पहुंच चुकी होती है, बॉटम में अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में गिर जाती है। चारों तरफ मंदी और निराशा का वातावरण है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भुखमरी हो रही है। इस अवस्था को कहा जाता है कि निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था। इस अवस्था में सर्वाधिक बेरोजगारी, उपभोक्ता की मांग का स्तर सबसे नीचा होता है। इस अवस्था में उद्योगों में लाभ घटने लग जाते हैं, उद्योगपतियों को भारी घाटा होने लगता है। जब भारी घाटा होने लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है? इन्वेस्टर्स पीछे हटने लग जाते हैं, निवेश नहीं होते और ये एक तरीके से अवसाद की चरम सीमा होती है जो अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा देती है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में ये देखा कि एक व्यापार चक्र में कौन कौन से फेसेस आते हैं, किन किन फेसेस से होकर के किसी भी अर्थव्यवस्था को गुजरना पड़ता है। तो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्यापार चक्र क्यों उत्पन्न होते हैं, व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, इनके क्या प्रभाव होते हैं और व्यापार चक्रों को हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। आज मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।